हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल का अगर हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर किसी भी कंसंट्रेशन पे या किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी प्रेशर के ऊपर अगर हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो गैल्वेनिक सेल के लिए, तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। एक साइंटिस्ट का नाम था नस्ट, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले इक्वेशन को डिराइव किया था, देयरफॉर उनके नाम के ऊपर रखा गया नस्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन का डेरिवेशन आप लोगों को नहीं है, ठीक है, तो हम केवल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको इक्वेशन ध्यान रखना है कि इक्वेशन होती क्या है। तो सेल पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा, या फिर उसको लिखने का तरीका होता है नॉर्मल सेल पोटेंशियल। अब ये जो नॉर्मल सेल पोटेंशियल है, ठीक है, ये जनरली क्या होगा, ई नॉट सेल से क्या होगा, कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर और रिएक्शन कोएफिशिएंट के ऊपर और रिएक्शन के नेचर के ऊपर कि हम किस तरीके की रिएक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसके डिफरेंट केसेस देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो इस इक्वेशन में ध्यान रहे, ईएमएफ जो है वो ई सेल को ही बोला जाता है और ई सेल जो है वो बराबर होता है ई नॉट सेल minus RT upon NF ln QC, where QC is known as reaction quotient, F is known as Faraday's constant, T for temperature, R for universal gas constant, which is equal to 8.314, right? And E naught cell is known as standard cell potential at 298 Kelvin and 1 molar concentration of the solution। ठीक है, अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन ही रहेगा तो हम केवल ई नोट सेल यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर 2 मोल ले लेंगे या 1 मोल ले 0.1 मोल ले लेंगे या फिर 0.01 मोल कंसंट्रेशन, अगर कुछ भी कंसंट्रेशन ले लिया जाए किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो सेल पोटेंशियल फिर क्या कहलाता है, ई सेल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो ये एक इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन की। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ln के टर्म में लिखा हुआ है, अगर इसको ln के बजाय अगर हम log में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो log में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसको अगर हम इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करना चाहें तो इक्विलिब्रियम पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग टर्म्स, ठीक है, देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। तो इक्वेशन है EMF इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन ln QC। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ln के बजाय वैल्यू पुट कर दें लॉग के टर्म में तो देखें इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट एंड EMF इज इक्वल टू E ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस ln को अगर हम लॉग में लिखते हैं तो एक्चुअल में एक हम फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, ln को अगर लॉग में लिखना हो तो एक फार्मूला लिखा जाता है, दैट ln ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ x। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है लॉग की कि अगर हम उसको नेचुरल बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलवेज हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर ये इक्वेशन बन जाएगी 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग QC। ठीक है, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे या गेन होंगे। किसी भी एक की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। देयरफॉर n जो है वो या तो आइदर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख सकते हैं। तो ये एक सेकंड इक्वेशन होगी किसके टर्म्स में, यहाँ पे लॉग QC के टर्म्स में। ठीक है, अब QC को अगर हमें कैसे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और तो देखिए इक्वेशन थी हमने लिखी थी अभी, ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC। तो अगर इस इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम पे लेंगे तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है दैट ई सेल बिकम्स इक्वल टू 0। जो सेल का नॉर्मल सेल पोटेंशियल होता है वो अगर 0 के इक्वल हो जाएगा। और 0 क्यों होगा, बिकॉज उसके एनोड का जितना पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैथोड के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। सो एट दैट टाइम QC बिकम्स इक्वल टू KC। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो ई सेल बिकम्स इक्वल टू 0 व्हाइल ई सेल
तो ई सेल के बराबर ही होगा माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर KC लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखें, अब ये यहाँ पर टर्म्स में ये नेगेटिव में है, अगर हम इस पूरे टर्म को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, या ये कहें कि इस सेल को उठा के इस साइड ले जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें ध्यान होना चाहिए कि इक्वेशन हम E नॉट सेल के लिए क्या लिखेंगे, बिकॉज हमें न्यूमेरिकल्स जो है, ठीक है, वो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस आएंगे, तो दोनों इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। अब KC जो है वो क्या होता है किसी भी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लेके चलता हूँ, सपोज करो एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, A B B C C टर्म्स में, तो उस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन है AA एक्वस प्लस BB एक्वस एट इक्विलिब्रियम कन्वर्ट्स इनटू CC एक्वस प्लस DD एक्वस। ठीक है, ये सभी एक्वस सॉल्यूशंस में है। तो स्मॉल a b एंड स्मॉल c d रिप्रेजेंट्स द स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन, व्हाइल कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द रिएक्टेंट्स एंड कैपिटल C एंड कैपिटल D आर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, सो एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज KC। ठीक है, हमने ये जनरल फार्मूला पढ़ रखा है, इसका डेरिवेशन हम पढ़ते हैं 11th में, C टू द पावर C D टू द पावर D डिवाइडेड बाय A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। सो ये जो पूरी इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में हम KC की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये KC के इक्वल होता है, बस इस KC की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक नई इक्वेशन हमें मिल जाएगी E नॉट सेल के लिए। तो ये KC को लिखने का तरीका होता है किसी भी एक जनरल इक्वेशन के लिए। ध्यान रहे, अगर किसी के ब्रैकेट में भी यहाँ पर एक्वस लिखा है, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट अगर किसी के ब्रैकेट में भी, ठीक है, S लिखा हुआ मिल जाए, S लिखा हुआ मिल जाए या फिर L लिखा हुआ मिल जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्योर सॉलिड या लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होता है, देयरफॉर हम उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जहाँ पर भी हमें S लिखा हुआ मिल जाएगा उसको हम हमेशा क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, बिकॉज उसको कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि उसका जितना इनिशियल कंसंट्रेशन होगा और फाइनल कंसंट्रेशन अगर हम देखने जाएंगे तो इनिशियल और फाइनल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, देयरफॉर हम उसको क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो कांस्टेंट माने इट मीन्स उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, हम KC के लिए 1 पुट कर देंगे। तो अभी तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है, एक फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर सपोज करें हम जितने भी प्रैक्टिकल्स करेंगे या जितनी भी सेल और बैटरी के लिए गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे या उसके लिए सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, तो वो ऑब्वियसली किस पे करेंगे, 298 केल्विन पे ही करते हैं। रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन लेके चलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन रखते हैं तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज R कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, F भी कांस्टेंट होता है, इन दोनों की वैल्यू फिक्स है, और टेम्परेचर अगर हम 298 केल्विन ले लेंगे तो इन जब सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या हो जाएगा, एक सिंपल रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए वो दो इक्वेशंस क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC। ठीक है, सपोज अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी 298 केल्विन, फैराडे कांस्टेंट इज 96500 कूलम एंड R इज इक्वल टू 8.31 केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सो द इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 केल्विन डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 कूलम इंटू लॉग QC। ठीक है, जब हम इस पूरी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप कर भी सकते हैं, जब हम इस पूरी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें किसके इक्वल मिल जाता है, 0.059 के बराबर मिल जाता है। तो 0.059 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई में क्या हो गया, लॉग QC। ठीक है, अब ये जो 0.59 है ये कभी कभी कैलकुलेशंस में दिक्कत देता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, कभी कभी
कैलकुलेशंस के पर्पस के हिसाब से इसको हम 0.059 को क्या मान लेंगे 60 मान लेंगे, तो मैंने 0 हटा दिया है तो केवल क्या लिख दिया है 6। तो आप कैलकुलेशंस में ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली 2 इक्वेशंस आ गई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक तो इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं या फिर इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं ना। इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो देखें इक्विलिब्रियम के लिए, तो देखें इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन हम पढ़ते हैं ई सेल इक्वल टू 2.303 RT/NF log Kc। सो व्हेन T is equal to 298 Kelvin, R equal to 8.314 Joule per Kelvin per mole and F is equal to 96500 Kelvin, sorry Coulomb, then the equation becomes E naught cell equal to 2.303 multiplied by 8.314 and 298 divided by n into 96500 एंड लॉग Kc। तो देखिए एक और एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है 2Ag पॉजिटिव 0.01 ऑब्लिक करके 2Ag दे रखा है। हमें जनरली क्वेश्चंस इसी टर्म में देंगे, इस इक्वेशन के टर्म में देते हैं कि ये इक्वेशन के बेसिस हमें फाइंड आउट करने को आएगा कि इसके लिए ई नॉट सेल या EMF फाइंड आउट करो 298 केल्विन पे, अगर इन दोनों हाफ सेल्स के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये है, ठीक है। तो हमें नस्ट इक्वेशन के बेसिस क्या करना है, इसके लिए EMF की वैल्यू फाइंड आउट करना है या ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ई नॉट सेल इज ऑल्सो नोन एज EMF ऑफ द सेल। तो देखें इस रिएक्शन के लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा ए नॉट सेल फाइंड आउट करने का, ठीक है, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज गिवन है। सो ए नॉट सेल बिकम्स इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस ए नॉट ऑफ लेफ्ट, ठीक है। अब इस गैल्वेनिक हाफ सेल में देखिए मैंने आप लोगों को इसमें आइडेंटिफाई करना बताया था कि ये जो सेल रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, गैल्वेनिक लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन है। भाई ये जो रिएक्शन लिखी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गैल्वेनिक के राइट हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस इस राइट वाले सेल के पोटेंशियल में से लेफ्ट वाले सेल के पोटेंशियल को क्या करना है, माइनस करना है। तो बस हमें केवल इतना आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि सिल्वर के पोटेंशियल में से कॉपर को पोटेंशियल माइनस करेंगे या कॉपर के पोटेंशियल में से सिल्वर के पोटेंशियल को माइनस करना है। और वो सिंपल हमें केवल इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राइट साइड लिखा रहेगा उस राइट साइड के पोटेंशियल में से लेफ्ट साइड के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, राइट। तो ई नॉट सेल बिकम्स इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट, सिल्वर के पोटेंशियल के बारे में लिखेंगे Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag माइनस ए नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 मोल लेके चल रहे हैं या 2 नंबर ऑफ मोल्स है तो इसके सेल पोटेंशियल में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे सेल पोटेंशियल जो है वो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इंडिपेंडेंट होगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पर 2 मोल लिखे हैं, 3 मोल लिखे हैं, हाफ मोल लिखे हैं। ये ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0.80 के बराबर ही रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट। सो ए नॉट सेल इज इक्वल टू, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.46 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो हमें फाइनली ई नोट सेल की वैल्यू पता चल गई कि ए नोट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.46 वोल्ट के बराबर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, EMF ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है या ई सेल फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अप्लाई करेंगे। तो देखें ई नोट सेल हमने फाइंड आउट किया 0.46 के इक्वल होता है। अब अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन वी नो दैट, ठीक है, ये ई सेल के लिए हमने पूरा EMF के लिए लिखा हुआ है ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log QC। अब इन सब की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम 2.303 RTF, बिकॉज T जो है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि 298 केल्विन पे ही लेके चलना है, तो हम डायरेक्टली इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 0.59 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर 298 केल्विन नहीं गिवन होता तो हम फिर क्या करते हैं 0.059 वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं। अब सभी की वैल्यू हम लिखना, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। नाउ ई नोट सेल के लिए हमने पढ़ा, ई नोट सेल अभी फाइंड आउट किया था, ई नोट सेल जो है वो 0.46 के इक्वल है, राइट, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। n जो है वो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसी भी एक या तो लेफ्ट सेल से या फिर राइट सेल से, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि यहाँ पर कॉपर को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं या सिल्वर को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है। तो हमने कॉपर में देखा कि कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स के चेंजेस हो रहे हैं, 2 के हो रहे हैं, और सिल्वर में देखा तो एक एटम के लिए 1 से हो रहा है बट 2 के लिए कितने से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। देयरफॉर n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीडेशन के भी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर ले, रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर ले, 2 + 2 4 लिखे हैं, ठीक है। हम केवल लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में से किसी एक को देखेंगे बिकॉज दोनों ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इक्वेशन बनेगी 0.059/2 log QC। नाउ QC के लिए देखें, ठीक है, हम QC की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस ये जो इक्वेशन दे रखी है अगर आपको, ठीक है, इससे डायरेक्ट लिखते नहीं आए तो हम क्या करेंगे, हमेशा इस इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखते हैं, ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों टर्म्स में जो आगे वाले टर्म्स हैं उनको लिख दीजिए एज ए रिएक्टेंट के फॉर्म में। तो ये कॉपर सॉलिड है प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। अब ये इक्वेशन देख लीजिए, इसमें Cu2 पॉजिटिव लिखा था, ये हमने, ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज वाली इक्वेशन में लिखा था। तो ये जो कंप्लीट ओवरऑल सेल इक्वेशन है इसमें हमेशा ये जो फर्स्ट टर्म है ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर सॉल्ट ब्रिज के बाद राइट हाफ सेल में ये भी रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को। तो दोनों रिएक्टेंट्स को पहले लिख दें, देन फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लिख दें। अब इसके लिए अगर हम QC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें सो QC बिकम्स इक्वल टू, यहाँ से लिखें द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag टू द पावर, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, देयरफॉर पावर में हम 2 लगा देंगे। नाउ डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव बाय राइज टू द पावर ऑफ 2 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ Cu, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें यहाँ पर कॉपर और सिल्वर दोनों कैसे लिखे हुए हैं, सॉलिड लिखे हुए हैं, देयरफॉर इन दोनों के कंसंट्रेशंस को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। सो QC फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा, Cu2 प्लस डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें फाइनली QC की वैल्यू मिल गई। तो इस QC की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। QC इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव टू द पावर 2। ना इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्वेश्चन में हमें गिवन है इन सब की वैल्यूज, ठीक है। तो देखें ई सेल या EMF ऑफ द सेल इज गिवन एज ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग। Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव का भी कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर भी करना है। अब 0.01 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली एक 0.1 से एक 0.1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए पावर को, तो केवल क्या बचेगा, देखें इसको आगे इक्वेशन को देखें। हमारे पास इक्वेशन थी ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059/2 log 1/0.01, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो इक्वेशन ये बन जाएगी ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 इंटू लॉग 100। अब लॉग 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 टू द पावर जब 2 आ जाएगा तो हमें यह पता है एक लॉग की आइडेंटिटी होती है दैट लॉग ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b log ऑफ a। सो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम ये जो 2 है इस 2 को, ठीक है, कहाँ ले आएंगे, आगे लाएंगे। ना ये जो 2 है ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल यहाँ पे क्या बच जाएगा 0.059 इंटू लॉग ऑफ 10। अब नाउ लॉग ऑफ 10 जो है उसकी आइडेंटिटी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है ऑलवेज 1। सो लॉग 10 की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ केवल बच जाएगा 0.059। सो द इक्वेशन बिकम्स EMF इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू 0.401 वोल्ट। और ये जो वैल्यू है ये हमें पॉजिटिव मिली है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कैसे होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल होना चाहिए एट
दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। उस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी क्या होगी या कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल होगी, बिकॉज ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी बेसिस हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे हमें किसी भी फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, बस आपको क्या करना है, ये नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में जैसे अगर आप हाफ सेल रिएक्शंस की बात करोगे, हाफ सेल रिएक्शन में भी हम मेटल आयन ले रहे हैं या फिर गैस आयन ले रहे हैं, ठीक है, या SHE है NHE थे, तो मैं डिफरेंट टाइप्स आपको बताता हूँ। तो पहला इसमें हम टाइप्स देख रहे हैं मेटल आयन हाफ सेल रिएक्शन के लिए, और उसमें भी मैंने कंसिडर किया हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। सपोज करें अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, ये जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, सपोज कोई एक मेटल M ले रखी है मैंने जो सॉलिड स्टेट में है, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। नाउ n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर ये n इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। So according to Nast equation, we know that E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log QC। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, इस QC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ QC जो है वो कैसे लिखेंगे, तो हमने सीखा है कि जो भी इस साइड प्रोडक्ट रहता है वो प्रोडक्ट को लिखते हैं, देन फिर नीचे क्या लिखा जाता है, उसमें रिएक्टेंट लिखते हैं, और जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं इनको इनकी क्या कर देते हैं, पावर में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ लिख दिया एज इट इज M, N पॉजिटिव लिखा, देन उसकी पावर में 1 लिखेंगे, देन नीचे क्या लिख दिया हमने, M। ठीक है, कोई सोचे इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ पर हम ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को तो लेकर नहीं चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जनरली, ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन में या इनमें नहीं लिखा जाता है, बिकॉज ये तो सॉल्यूशन में रहेंगे, तो इनको हम, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट नहीं मानते हैं, तो ये रिएक्शन में यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ n जो है वो n की वैल्यू तो n ही रहेगी, बिकॉज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर हम सपोज करें इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ देखें तो ये जो m लिखा है, ये m क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, और प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन जनरली हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, बिकॉज उनमें चेंज कैसा होता है, नेग्लिजिबल। सो m अगर हट जाएगा तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा, log mn पॉजिटिव। नाउ एट 298 केल्विन अगर हम स्पेशली कंडीशन ले रहे हैं, तो 298 केल्विन पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू 298 रख दे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख दे 96500, R की वैल्यू रख दे 8.314, तो ये पूरा जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाता है, 0.059 के इक्वल हो जाता है। सो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log m n पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक सिंपल इक्वेशन हो गई इस मेटल आयन के लिए। सपोज करें अगर मैं रिडक्शन रिएक्शन की बात करता कि इसको अपोजिट लिख देता, ठीक है, कि n पॉजिटिव जो है वो n इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, m में कन्वर्ट होते हैं, तो केवल हमें क्या डिफरेंस मिलता है यहाँ पे कि ये जो रेशो लिखा है मैंने, ये रेशो क्या हो जाता, जस्ट अपोजिट हो जाता, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, और m को फिर से हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ m n पॉजिटिव लिखा है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा या इनवर्स लिखना पड़ेगा, या ये कहें कि इसके पावर में हम क्या कर देंगे, -1 लगा देंगे। तो बस इतना डिफरेंस आएगा रिडक्शन रिएक्शन में, इसके अलावा कोई हमें नेट चेंज नहीं मिलेगा। तो ये पहला टाइप कंप्लीट हुआ है फॉर अ मेटल आयन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड केस हम लेके चलते हैं, गैस आयन हाफ सेल रिएक्शन के लिए लेके चलते हैं गैस। तो देखिए सेकंड टाइप है, ठीक है, फॉर गैस आयन हाफ सेल रिएक्शन, और गैस आयन हाफ सेल रिएक्शन में अगर मैं स्पेशली कंसिडर करना चाहूँ तो हम यहाँ पे NHE या SHE को भी कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, सेल रिएक्शन, तो इनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट NHE और SHE में केवल डिफरेंस है यहाँ पे प्रेशर का, कि अगर हम, ठीक है, प्रेशर और कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं करेंगे, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर गैस को पास नहीं करेंगे, या उस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन HCl का, ठीक है, 1 m के इक्वल नहीं पुट करते हैं, तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, NHE बोल देते हैं। और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं कि जो प्रेशर है वो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, एज वेल एज जो कंसंट्रेशन की वैल्यू हो वो 1 m HCl सॉल्यूशन हो, तो उस केस में फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, SHE बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, H2 कन्वर्ट होता है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती है। अभी SHE मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम SHE के बारे में पढ़ेंगे। तो H2 कन्वर्ट होता है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब सेल रिएक्शन होती क्या है, तो हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये जो ऑब्लिक है, ये ऑब्लिक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, प्लैटिनम के साथ। ठीक है, किसी बुक में यहाँ पे कॉमा लगा के भी लिख देते हैं, H2 कॉमा लगा के प्लैटिनम लिख देंगे, देन फिर ऑब्लिक लगा के 2H पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट केवल इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट हाइड्रोजन इस इंटरफेस पे जा रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है प्लैटिनम।
देन ये रिप्रेजेंट करेगा एनोड के, एनोड पे ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है 2H पॉजिटिव के अंदर, देन सॉल्ट ब्रिज 2H पॉजिटिव जो सॉल्यूशन का था वो कैथोड पे रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, ठीक है। कहाँ पर कन्वर्ट होगा ये प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर, तो ये इसके लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन कहलाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हम जानते हैं E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC है। अब यहाँ पे QC की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ से QC की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो QC की वैल्यू हो रही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में 2H पॉजिटिव लिखा है, देयरफॉर मैंने H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन को 2 लिख दिया है और नीचे लिख दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है। वैसे ज़्यादा बेटर होगा अगर हम हाइड्रोजन गैस का प्रेशर लें, बिकॉज गैसेस का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, गैसेस, ठीक है, वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर लेस सॉल्युबल होती है, देयरफॉर हम उनका क्या करेंगे, प्रेशर कंसीडर करेंगे। और अगर प्रेशर भी लेके चलेंगे तो प्रेशर की वैल्यू भी जनरली 1 ही रखेंगे। अगर मैं SHA की बात करूं, ठीक है, 1 ATM रखेंगे या 1 बार रखेंगे, देयरफॉर ये नीचे से क्या हो जाएगा, H2 टर्म्स हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन की पावर 2। नाउ इलेक्ट्रॉन के वेरिएशन की बात करें हम कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे, 2 होंगे। एज वेल एज अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू स्पेशली 298 केल्विन सपोज कर लें तो E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 0.059/2 log H पॉजिटिव टू द पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमें जो भी सॉल्यूशन में दिया रहेगा, अगर मैं SHA की बात करूँ तो SHA में हम लेके चलते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन, देयरफॉर H की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और जैसे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होगी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो E सेल और E नोट सेल दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इक्वल होने के साथ साथ जो E नोट सेल, E नॉट ऑफ सेल हम हाइड्रोजन के लिए कितना पढ़ते हैं, दैट E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। सो इसके लिए इसका सेल पोटेंशियल किसी अदर कंडीशन पे भी अगर हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो किसके बराबर होगा, ठीक है, 0 वोल्ट के बराबर ही होगा। तो कंसंट्रेशन अभी हम ध्यान रहे HCl का 1 m लेते हैं और जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका प्रेशर कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है हमें, 1 ATM के नियर बाय मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये हो गया एक सेकंड एग्जांपल फॉर अ गैस आयन हाफ सेल रिएक्शंस, ठीक है। एक और इसका एक थर्ड टाइप होता है कि सपोज करो हमने 2 सॉल्यूशंस ले रखे हैं, 2 बीकर ले रखे हैं, बट दोनों बीकर को क्या कर रखा है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने के बजाय अगर हमने उनको क्या कर दिया, बीच में एक इंटरफेशियल सरफेस लगा दिए, ठीक है, इंटरफेशियल सरफेस लगा दिए जो दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। पहले सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन अगर हमने C1 रखा है, दूसरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन अगर C2 रखा है, सॉल्यूशन एक ही टाइप के हैं, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो उसके लिए भी नस्ट इक्वेशन एज इट इज ही होगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, बस उसमें वेरिएशन आएगा कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो मैं आपको थर्ड टाइप इसका बताता हूँ, कंसंट्रेशन, जिसमें हम एक सेम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो देखिए हम थर्ड केस पढ़ते हैं कि अगर हमने एक बीकर ले रखा है, उसमें बीच में 2 टाइप के सॉल्यूशंस ले रखे हैं, उनको एक इंटरफेशियल सरफेस से हमने सेपरेट कर दिया है, ठीक है, और इस सरफेस से सेपरेट कर रखा है, पोरस सरफेस है। नाउ 2 टाइप के सेम सॉल्यूशंस ले रखे हैं बट दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, एक का कंसंट्रेशन C1 है और एक का कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। इन दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड्स को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण पोटेंशियल्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, EMF की वैल्यू डिफरेंट होगी दोनों हाफ सेल्स में और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो रिएक्शन एट एनोड हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर जो कॉपर्स हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव के अंदर, कंटिन्यूसली कन्वर्ट होंगे। नाउ रिएक्शन एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन होगी, तो जितने भी कॉपर आयंस है वो यहाँ पे क्या होंगे, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस होती है नॉर्मल, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट बीकर में कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वाइल ये सेकंड में कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ ये जो हमने लगा रखा है ये एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, ये एक इस इंटरफेशियल सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इस परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, बट ठीक है ये पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगा। तो देखिए ये सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज़ करते हैं, बट सॉल्ट ब्रिज की वजह हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इंटरफेशियल सरफेस ले रखी है जो दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देगी। ना होगा क्या, कंटिन्यूसली जब रिएक्शन होगी तो इस बीकर के अंदर पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशंस बढ़ जाएंगे। जो लेफ्ट बीकर ले रखा है हमने, यहाँ पे किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉपर
2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज बहुत सारे कॉपर्स इसमें सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाएंगे और इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन डिपॉजिट हो जाएंगे, देयरफॉर कौन सा आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों बीकर्स के अंदर क्या हो रहा है, अपोजिट आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। नाउ अपोजिट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण होगा क्या कि ये जितने भी कॉपर आयन होंगे और इधर सल्फेट आयन है, ये सिंपली क्या है एक, ठीक है, हमने लिक्विड जंक्शन लगा रखा है इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों को क्या कर रहा है यहाँ पे केवल कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये जितने भी पॉजिटिव कॉपर आयन होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इस सल्फेट के निगेटिव आयन की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देयरफॉर, ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ, देयरफॉर जितने भी कॉपर आयन होंगे वो सभी के सभी कॉपर आयन यहाँ पर इस लेयर के, ठीक है, पास आ जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, एग्रीगेट हो गए सरफेस पे। और इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो इस साइड कौन सा आयन स्टार्ट हो जाएंगे, निगेटिव आयंस का, ठीक है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, निगेटिव आयन यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे। तो एक साइड पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए और एक साइड क्या हो गए, निगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए। देयरफॉर पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉपर को, मैंने Cu2+ लिखने के बजाय पॉजिटिव आयन लिख दिया और इधर सल्फेट लिखने के बजाय निगेटिव आयन लिख दिया। अब एक किसी सिंगल सरफेस के ऊपर अगर इस तरीके के दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है, अगर दो टाइप के चार्जेस होते हैं, प्लस चार्जेस है और इस साइड क्या है, माइनस चार्जेस है, तो जैसे ही प्लस और माइनस चार्जेस आ जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डबल लेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है कि यहाँ पर डबल लेयर फॉर्मेशन हो गया है कि एक साइड पॉजिटिव आयंस का डिपोजिशन हो गया और एक साइड क्या हो गया, निगेटिव आयन का डिपोजिशन हो गया है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर ये इन्होंने क्या कर ली, दो अपोजिट लेयर्स बना लिए और दो अपोजिट चार्जेस के सेपरेशन के कारण इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम जेटा पोटेंशियल भी बोलते हैं। नॉर्मली अगर डबल लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको जेटा पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम सिंपली नॉर्मली उसको पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या जेटा पोटेंशियल भी बोल देंगे, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है। तो ये जेटा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और ये जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल क्या होगा, इस गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट होगा। बिकॉज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इस तरीके से सेटअप है। वेल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है, इस साइड निगेटिव आ गया और इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये पोटेंशियल इस गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल का क्या करेगा, अपोज करना स्टार्ट कर देगा। देयरफॉर गैल्वेनिक सेल का जो एक्चुअल पोटेंशियल हमें यहाँ पर मिलना चाहिए डिफरेंट कंसंट्रेशन के कारण, तो उस पोटेंशियल में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल है जेटा पोटेंशियल, ये गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल को इंटरप्ट करेगा, ठीक है, उसके एक्चुअल पोटेंशियल को शो नहीं करने देगा। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्ट ब्रीज भी यूज़ कर सकते हैं कि दोनों को अगर सेपरेट बीकर्स में रख दें और अगर सॉल्ट ब्रीज यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा अगर हमें इसका एक्यूरेट पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के नस्ट इक्वेशन, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए हमने क्या किया है, नस्ट इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के सेल्स हो गई। तो देखिए डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए हमने नस्ट इक्वेशन लिखना सीखा है। इसके लिए भी अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखना चाहें, ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ए नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Kc। नाउ इक्वेशन अगर हम इसके लिए लिखें तो अभी जस्ट मैंने, ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी थी, वहाँ से हमने देखा था कि एक लेफ्ट हैंड बीकर के अंदर, ठीक है, लेफ्ट साइड बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वाइल राइट साइड बीकर के अंदर रिडक्शन हो रहा है। सो ऊपर हमें लिखना पड़ेगा एनोड के ऊपर रिएक्शन, कि एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रहे हैं, और नीचे कैथोड के कंसंट्रेशन को लिखना पड़ेगा। देयरफॉर कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो QC की वैल्यू हो जाएगी कि अपर साइड ये कॉपर दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज, ठीक है, हम सॉलिड लेके चले हैं। सो इसका कंसंट्रेशन बच जाएगा C2 और इसका कंसंट्रेशन बच जाएगा C1। तो फाइनली हमें log C2 अपॉन C1 के लिए लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के नस्ट इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। थैंक यू।